नमस्कार दोस्तों, मैं ओम प्रकाश स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने ऐसे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि सब इंजीनियर एग्ज़ाम आ चुका है। एमपी सब इंजीनियर एग्ज़ाम के लिए यदि देखें तो जो सेक्शन बटा हुआ है वो बिल्कुल क्लियर है कि इस पूरे सेक्शन में नॉन टेक का पोर्शन 100 नंबर का है और टेक्निकल का जो है वो भी 100 मार्क्स का है। तो भाई जो नॉन टेक का 100 मार्क्स का पोर्शन है उसमें जनरल साइंस जो है वो आपकी आने वाली है। जनरल साइंस में आपको पूछे जाएंगे बायोलॉजी, केमिस्ट्री और फिजिक्स के क्वेश्चन। प्रीवियस ईयर के जितने भी क्वेश्चन पेपर आए हैं उन सभी पेपरों से जितने भी एग्जाम बहुत ही जो महत्वपूर्ण प्रश्न हैं उन पूरे इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को हमने इसमें लिया है। और ये जो वीडियो है वो लगभग 6 से 7 सेक्शन में बटेगा, मतलब आपको 8 से 10 चैप्टर सेक्शन है उनको देखने होंगे। आई होप सो कि इस पूरे सेक्शन यानी जनरल साइंस से 14 मार्क्स का क्वेश्चन जो है 14 या 17 मार्क्स का जो सेक्शन है इस 100 में से वो जनरल साइंस का होगा। सो जनरल साइंस के 17 या 14 जो भी क्वेश्चन आते हैं उन क्वेश्चन में आपको यदि पूरे क्वेश्चन सही करने हैं तो मेरे भाई अच्छे से देखो, इसको समझो। मैं ये नहीं कहता कि सिर्फ इतने में से ही सब आ जाएगा, बट आई होप सो जितना मुझे समझ में आता है, मेरा स्टडी है, उस स्टडी के अकॉर्डिंग मैं इसको आपको प्रिफर करता हूँ कि इतने क्वेश्चन तो याद ही रखना जो जनरली पूछे जाते हैं। एक और चीज़ कहता हूँ, जनरली आप अगर जनरल साइंस को समझें तो जनरल साइंस का मतलब क्या है। देखो, जनरल साइंस का मतलब है कि भाई जैसे फिजिक्स की बात करें तो कौन से नए आविष्कार या कौन कौन से आविष्कार हुए। जैसे छोटी सी बात है कि भाई पेनिसिलिन की खोज किसने करी, चेचक के टीके की खोज जो है वो किसने, बायोलॉजी वाला सेक्शन हो गया, पेनिसिलिन वाला बायोलॉजी वाला सेक्शन हो गया। ठीक है, फिजिक्स वाली मैं बात कर रहा था तो फिजिक्स में जैसे कोई न्यूटन्स का लॉ है या फिर कोई भी एक्स वाई जेड, केमिस्ट्री में कोई रिएक्शन है। तो अब इन तीनों सेक्शन से जो क्वेश्चन पूछा जाएगा वो जितना भी मेरे एग्जाम्पल मुझको पुराने पेपरों में मिला वो मैंने इसमें लिया है। तो चलिए शुरू करते हैं, देखते हैं कितना आपको और मुझको समझाने में समझता है। चलिए देखते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन है कि मनुष्य के जीवन काल में कितने दांत 2 बार विकसित होते हैं। तो ऐसे 20 दांत हैं जो 2 बार विकसित होते हैं, याद रखिएगा, है ना। और एक चीज और दोस्तों, देखिए मैं जितने भी वीडियोस बनाता हूं उन सभी में एक आप सबकी तरफ से एक लाइक, एक शेयर ज़रूर चाहता हूं ताकि चैनल को थोड़ा सा प्रमोशन मिले, थोड़ा आगे बढ़े, आप लोगों का साथ मिले, मैं इसको आगे करने में थोड़ा मोटिवेट हूं। सो आई होप सो कि आप मेरी बात समझ सकते हैं। हम इन क्वेश्चनों को बनाते हैं, कितनी मेहनत करते हैं, तो आपके साथ हम तो एक छोटा सा शेयर भी चाहते हैं। तो आपसे आगे और भी निवेदन करते चलेंगे, पर अभी क्वेश्चन देखते हैं। मानव शरीर के पाचन का अधिकांश भाग किस अंग में संपन्न होता है। देखो, ये क्वेश्चन कुछ समय पहले एमपीपीएससी में पूछा था कि मनुष्य की पाचन क्रिया कहाँ से प्रारंभ होती है। देखिए अगला ही प्रश्न है कि मनुष्य की पाचन क्रिया कहाँ से प्रारंभ होती है। तो ये जो है ऑप्शन में बिल्कुल ध्यान रखना, मुख से प्रारंभ होती है। और इसमें शरीर का पाचन का अधिकांश भाग किस अंग में संपन्न होता है। तो जो हमारी छोटी आंत होती है उसमें जो है शरीर के मतलब भोजन के पाचन का सबसे अधिकांश भाग जो है संपन्न होता है। मतलब जो आते हैं, जो छोटी आंत है वो शरीर के अंदर पेट में इस तरीके से होती हैं और वो अंदर ही इस तरीके से संकुचित और खुलती फुलती रहती हैं। मतलब इस तरीके से इसको कहा जाए, एक बार उसमें जो है वो फूलेंगी और एक बार वो क्या होंगी, श्रिंक होंगी। तो उसका जो प्रोसेस है वो कंटिन्यूसली चलता रहता है। इससे में क्या भोजन का अधिकांश भाग क्या हो जाता है, पच जाता है। सर्वप्रथम रक्त परिसंचरण तंत्र का अध्ययन किसने किया था। तो देखो किया था ये हार्वे। जो सर्वप्रथम रक्त परिसंचरण तंत्र का अध्ययन किसने किया था, वो हार्वे हैं जिन्होंने किया था। पेसमेकर का संबंध सभी जानते हैं, हृदय से होता है। पेसमेकर का कार्य क्या होता है, तो वो दिल की धड़कनों को प्रारंभ करता है, मतलब धड़कनों को आरंभ कराता है। जिनका दिल काम करना बंद कर देता है, कहते हैं ना पेसमेकर लगवा लो, तो पेसमेकर लगवा लेने से दिल की धड़कनें प्रारंभ हो जाती हैं।
गति प्रेरक किससे संबंधित है, मतलब गति प्रेरक किससे संबंधित है, तो गति प्रेरक जो है वो हृदय से संबंधित है। किनकी भित्तियों पर रक्त द्वारा डाले गए दबाव को रक्त दाब यानी ब्लड प्रेशर कहते हैं, तो भाई धमनियों जो वो होती हैं, देखो शरीर में धमनी और शिराएं होते हैं, अशुद्ध रक्त धमनियों में और शिराओं में जो शुद्ध रक्त बहता है, इस तरीके से मान सकते हैं कि भाई किनकी भित्तियों पर रक्त द्वारा डाले गए दबाव को रक्तदाब ब्लड प्रेशर कहते हैं। धमनियों के से द्वारा रक्त मतलब जो दबाव डलता है उससे ब्लड प्रेशर चेक होता है। सोते समय रक्त दाब में क्या परिवर्तन होता है, तो सोते समय क्या होता है, जो ब्लड प्रेशर है वो घटता है, कम हो जाता है। मानव रुधिर का पीएच जो है वो कितना होता है, तो मनुष्य के शरीर का पीएच रुधिर का मतलब ब्लड का जो पीएच है वो 7.4 होता है। मानव रक्त प्लाज्मा में प्रायः पानी की प्रतिशत मात्रा कितनी भिन्नता होती है, तो 70 से 80% होता है ना। प्लाज्मा में पानी की प्रतिशत मात्रा मतलब रक्त प्लाज्मा में पानी की प्रतिशत मात्रा कितनी होती है, तो मनुष्य के रक्त प्लाज्मा में पानी की मात्रा होती है 70 से 80%। अब जब किसी के साथ कोई प्रॉब्लम आती है, जैसे कि ब्लड में से बहुत सारा पानी जो है वो लूज हो जाता है, तो उससे मतलब बॉडी में एकदम वीकनेस सडन आती है। रक्त में पाई जाने वाली धातु क्या है, वो लोहा है। रक्त का शुद्धिकरण कहाँ होता है, किडनी में होता है। अधिकतम पोषक तत्व रक्त में कहाँ से अवशोषित किए जाते हैं, तो छोटी आंत, अभी मैंने कहा अधिकतम पोषक तत्व कहाँ से अवशोषित होती आते हैं, छोटी आंत से। तो जहाँ पाचन सबसे अधिक समय तक होगा वहीं पर ही रक्त का जो पोषक तत्वों का अवशोषण भी होगा, तो छोटी आंत में जो है अवशोषण भी होता है तत्वों का, पोषक तत्वों का, और सबसे ज़्यादा समय छोटी आंत में ही पाचन का भी लगता है। लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है, तो ध्यान रखिएगा हमारी जो लार है, जो मुंह में लार होती है, वो उसमें टाइलिन नाम का एंजाइम होता है। पेट में भोजन को पचाने के लिए किसकी खास आवश्यकता होती है, तो भोजन को पचाने के लिए एंजाइम की आवश्यकता होती है। लार किसके पाचन में सहायक होता है, तो लार होता है स्टार्च। लार किसके पाचन में सहायक होता है, तो स्टार्च के पाचन में सहायक होता है। मानव के अमाशय में अम्ल एक्स उत्पन्न होता है जो भोजन के पाचन में सहायक करता है। एक्स है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, यानी कि मानव के अमाशय में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल उत्पन्न होता है जो भोजन को पचाने में सहायक होता है। हम जो भी खाना खाते हैं वो सबसे पहले कहाँ से जाता है भाई, एक हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो कि हमारे जो लीवर है उसमें क्या होता है, उसको पूरा का पूरा प्रोटेक्ट करके रखता है। मतलब सबसे पहले जो भी हम खाते हैं वो पहले क्या होता है, इस हाइड्रोक्लोरिक एसिड से क्लीन होता है और फिर आगे बढ़ता है। कैप्स चक्र में किसका संश्लेषण होता है, तो पाइरुविक अम्ल का संश्लेषण होता है। क्रेब्स चक्र क्या है, मैं भी थोड़ा सा नहीं जानता हूं, तो इसको अपन आगे बढ़ते हैं। क्रेब्स चक्र में किसका संश्लेषण होता है, तो पाइरुविक अम्ल जो है उसका संश्लेषण होता है। मानव शरीर में खून के शुद्धिकरण की प्रक्रिया को कहते हैं डायलिसिस, है ना। तो जो भी ब्लड की जिनको प्रॉब्लम होती है, जिनका ब्लड क्लीन नहीं होता है, उन्हें जनरली क्या है, डायलिसिस के लिए जाना होता है। तो डायलिसिस की प्रक्रिया क्या कहलाती है, मानव शरीर में खून के शुद्धिकरण की प्रक्रिया कहलाती है। पेप्सिन बदल देता है प्रोटीन को पॉलीपेप्टाइड में, मतलब जो प्रोटीन है वो पॉलीपेप्टाइड में बदलता है, किसके कारण, पेप्सिन के कारण। पेप्सिन एक प्रकार का अम्ल है जो बॉडी में होता है। पाचन क्रिया में प्रोटीन किस पदार्थ में बदल जाता है, भाई पेप्सिन तो बता दिया कि प्रोटीन को पॉलीपेप्टाइड बना देता है, लेकिन पाचन क्रिया में प्रोटीन किस पदार्थ में बदल जाता है, तो पाचन क्रिया में प्रोटीन अमीनो अम्ल में बदल जाता है। वह अंग कौन सा है जो मानव शरीर में ग्लाइकोजन के रूप में कार्बोहाइड्रेट को जमा कराता है, तो भाई देखो अंग पूछ रहा है तो अंग होगा कोई ना कोई जो मानव शरीर में ग्लाइकोजन के रूप में कार्बोहाइड्रेट को जमा करता है। तब कार्बोहाइड्रेट कहाँ ग्लाइकोजन के रूप में कार्बोहाइड्रेट कहाँ जमा होता है, तो वो होता है यकृत में। याद रखना, ये क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है। पित्त किसके द्वारा पैदा होता है, तो पित्त जो है यकृत में पैदा होता है। तो यकृत के द्वारा पित्त पैदा होते हैं। जनरली हमको कभी उल्टी होती है तो उस चीज़ का एहसास होगा कि इसको पित्त कहते हैं, ग्रीन कलर का होता है ना। पित्त कहाँ बनते हैं, पित्ताशय में। पित्त जमा होता है पित्ताशय में, ठीक है। पित्त किसके द्वारा पैदा होता है, तो यकृत के द्वारा पैदा होता है, और जमा कहाँ होता है, पित्ताशय में होता है। स्वस्थ मनुष्य का रक्तचाप यानी कि सिस्टालिक व डायस्टालिक होता है 120 से 80। मतलब स्वस्थ मनुष्य का रक्तचाप जो होता है
वो सिस्टोलिक और डायस्टोलिक कहलाता है। इसको बोलते हैं 120/80। तो जिस मनुष्य का रक्तचाप 120/80 है उसको बोलते हैं भाई आपका ब्लड प्रेशर नॉर्मल है। दौड़ लगाते समय मनुष्य का रक्तचाप क्या हो जाएगा भाई, आप दौड़ोगे रक्तचाप बढ़ जाएगा, ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा। सामान्य जीवन काल में मनुष्य का हृदय लगभग कितनी बार धड़कता है, तो 2 अरब ऐसा लिखा है, क्या जाने कितना धड़कता है। अगर सवाल में आए तो देखो, पर ऐसे सवाल आने नहीं चाहिए, कोई कोई पक्का नहीं है। मानव शरीर में हृदय का कार्य है पंपिंग स्टेशन की तरह। हमारा जो दिल है वो एक पंपिंग स्टेशन है, ब्लड को पंप करता है, आगे बढ़ाता है। धमनियों में जो हमारी जो खून ब्लड जो है पूरे शरीर में जा रहा है, वो हमारा हृदय उसमें पंपिंग कंटिन्यूसली करता है। ज़रा देर के लिए रुक जाता है, लोगों की सांसें रुक जाती हैं। ठीक है। रक्त में लाल रंग किसके कारण होता है? अच्छा, एक चीज़ और कि हमारा जो हृदय है, अगर आप लोगों को पता हो तो एक बार कमेंट करिएगा, वो कौन सा समय है जब हृदय कुछ समय के लिए रुक जाता है? कुछ सेकंड के लिए तो नहीं बोल सकते, माइनर नैनो सेकंड के लिए, कुछ से जरा सी समय के लिए हमारा हृदय जब रुक जाता है, वो कौन सी क्रिया है जब हमारा हृदय थोड़ी देर के लिए रुक जाता है? थोड़ी नहीं, मैं नैनो मतलब सबसे सेकंड का भी सबसे 10वां हिस्सा, बिल्कुल उस थोड़े समय के लिए जब रुकता है, वो कौन सा समय है? तो आप अगर कमेंट करके बताएंगे तो आई होप सो कि मुझे भी अच्छा लगेगा। वो एक छोटा सा समय वो वक्त होता है जब वो हृदय थोड़ी देर के लिए रुक जाता है। हीमोग्लोबिन में होता है लोहा। चलिए आगे भी बताएंगे, लास्ट में इसका आंसर भी बता देंगे, पर आई होप सो कि आप यदि यहाँ पर सुन रहे हैं तो यहीं इसका आंसर दें, लास्ट में इसका आंसर मैं बता दूंगा। रक्त में लाल रंग किसके कारण होता है? तो भाई रक्त में हीमोग्लोबिन होता है, जिसके कारण होता है। हीमोग्लोबिन में होता क्या है? हीमोग्लोबिन में लोहा होता है, जिसके कारण वो लाल होता है। शरीर में हीमोग्लोबिन का कार्य क्या है? तो वो ऑक्सीजन का परिवहन करता है। भाई हमारा शरीर में हीमोग्लोबिन लोहे के कारण लाल होता है, और करता क्या है, इसका काम क्या है? ऑक्सीजन को यहाँ से वहाँ पहुँचाता है। हीमोग्लोबिन किसका महत्वपूर्ण घटक है? तो ये आरबीसी का है ना, आरबीसी का घटक है। हीमोग्लोबिन का कार्य जो है वो ऑक्सीजन ले जाना, अभी हमने पढ़ा। किसकी सहायता से रक्त द्वारा ऑक्सीजन लिया जाता है? तो लोहित कोशिकाएं, जिन्हें अभी मैंने पढ़ा हीमोग्लोबिन के कारण जो ले जाते हैं लोहित कोशिकाएं, इन्हें आरबीसी कोशिकाएं जो होती हैं उन्हीं को। जब कोई बाहरी पदार्थ मानव रुधिर प्रणाली में प्रविष्ट होता है तो प्रतिक्रिया कौन प्रारंभ करता है? देखो, हमारे शरीर का वाइट ब्लड सेल और रेड ब्लड सेल, ये दो आरबीसी और डब्ल्यूबीसी जो हैं वो ही सब कुछ करती हैं। देखो, डब्ल्यूबीसी जो है वो क्या होती हैं? हमारी प्रतिरोधक क्षमता है। प्रतिरोधक क्षमता है यानी कि जब कोई बाहरी पदार्थ मानव रुधिर प्रणाली में प्रविष्ट होता है, जैसे ही हमारे शरीर के अंदर कोई भी चीज़ अंदर ऐड कर मतलब लगती है, हमें अंदर के शरीर के अंदर जो हमारे ब्लड से जब मिक्स होती है, तो सबसे पहले प्रतिक्रिया में कौन आता है? डब्ल्यूबीसी। डब्ल्यूबीसी क्या है? जो समय है वो 3 से 4 लगभग 3 दिन तक इसका समय रहता है। इसके बाद ये रिन्यू होते रहते हैं, है ना। ये हमारे बॉडी के अंदर जो है वो प्रतिरोध क्षमता को बढ़ाते हैं ना, प्रतिरोध क्षमता को बढ़ाते हैं, और यही सबसे पहले हमारे शरीर को प्रतिक्रिया देते हैं। तभी हमारे जितने भी हमारी बॉडी का एंटीबॉडी जनरेट होता है वो डब्ल्यूबीसी के कारण होता है। लाल रक्त कणिकाएं, जिन्हें बोलते हैं रेड ब्लड सेल आरबीसी, कहाँ उत्पन्न होते हैं? तो ये जो हैं आरबीसी जो हैं अस्थि मज्जा, यानी कि शरीर की अस्थियों के अंदर जो थोड़ा सा मज्जा यानी कि होता है, वो लाल रक्त कणिकाएं बनाता है। किसको आरबीसी का कब्रिस्तान कहा जाता है? तो आरबीसी जो है वो प्लीहा में जाके समाप्त हो जाते हैं, इसलिए प्लीहा जो है वो आरबीसी का कब्रिस्तान है। मनुष्य की लाल रक्त कोशिकाओं का जीवन काल 120 दिन होता है। पचे हुए भोजन में मौजूदा विषैले पदार्थों का कौन सा अंग चूषक करता है? तो पचे हुए भोजन में मौजूदा विषैले पदार्थ का जो है वो कौन निकालता है? यकृत जो है वो विषैले पदार्थों को हटा देता है। मानव शरीर में लाल रक्त कण का निर्माण जो है वो अस्थि मज्जा में होता, पड़ चुके। लाल रुधिर कणिकाओं का उत्पादन किसके द्वारा होता है? अस्थि मज्जा के कारण होता है। इनकी वेराइटियाँ देखो कैसे कैसे पूछते हैं, ये सब क्वेश्चन आए हुए हैं। उच्च उन्नतांश पर मानव शरीर में आरबीसी की संख्या होगी, बढ़ेगी, है ना। उच्च उन्नतांश मतलब जब मानव शरीर में आरबीसी की जो उच्च उन्नतांश पर क्या होगी? संख्या बढ़ेगी। सफ़ेद रक्त कण यानी कि वाइट ब्लड सेल का मुख्य कार्य क्या है? रोग प्रतिरोधक क्षमता धारण करना। ये रोग प्रतिरोधक क्षमता को क्या करता है? धारण करता है, बढ़ाता है। मनुष्य में मेरुदंड से कितनी जोड़ी तंत्रिका निकलती हैं? तो देखो, मेरुदंड से
31 जोड़ी तंत्रिकाएं निकलती हैं। प्रतिवर्ती क्रियाओं का नियंत्रण केंद्र कहाँ पर है? तो कशेरुकु रज्जु में। स्तनधारी किससे यूरिया बनाते हैं? तो यकृत यानी लीवर से। भाई लीवर जो है वहीं से यूरिया बनता है और फिर ये पास हो जाता है। मानव शरीर में सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है? तो वो अब्दु ग्रंथि है। मूत्र का पीला रंग किसकी मौजूदगी के कारण होता है? तो यूरोक्रोम के कारण जो है इसका रंग जो है वो पीला होता है। गुर्दे का कार्यात्मक यूनिट है नेफ्रॉन। मतलब गुर्दे के लिए जो काम करते हैं वो कार्यात्मक यूनिट कौन है? नेफ्रॉन है। किसकी कुसंक्रिया के कारण मानव शरीर में मिक्सीडीमा होता है? अब्दु ग्रंथि। किसमें वो मिक्सीडीमा किसके कारण होता है? तो किसकी कुसंक्रिया के कारण मानव शरीर में मिक्सीडीमा होता है? अब्दु ग्रंथि। मानव शरीर के भीतर खून किसकी उपस्थिति के कारण नहीं जमता है? तो हिपेरिन के कारण मानव शरीर के भीतर खून नहीं जमता है। रुधिर के प्लाज्मा में किसके द्वारा एंटीबॉडी निर्मित होता है? तो ये लिम्फोसाइट है जिसके कारण रुधिर के प्लाज्मा में एंटीबॉडी निर्मित होता है। लिम्फोसाइट है ना, एंटीबॉडी निर्मित करती है रुधिर के प्लाज्मा में। किसके द्वारा एंटीबॉडी निर्मित होता है? तो अब रुधिर के प्लाज्मा में एंटीबॉडी लिम्फोसाइट के कारण जो है निर्मित होता है। आगे बढ़ते हैं। एंटीजन जिसे प्रतिजन कहा जाता है, एक ऐसा पदार्थ है जो प्रतिरक्षी के निर्माण को क्या करता है? बढ़ा देता है, यानी प्रतिरक्षरोधी क्षमता को क्या करता है? निर्माण करता है। एंटीजन देते हैं। अभी आपने सुना होगा कि भाई एंटीबायोटिक्स और एंटीजन दिए जाते हैं, ये रोग प्रतिरक्षा का निर्माण करते हैं, है ना। आयोडीन में युक्त हार्मोन है थायरॉक्सिन। मानव के श्वेत रक्त कणों यानी WBC का व्यास होता है लगभग 0.007 mm। अपोहन यानी कि बायोलिसिस का प्रयोग किस क्रिया को पूरा करने में होता है? तो ये अपोहन जो है वो वृक्क में होता है। स्वेदन किसके लिए महत्वपूर्ण है? तो शरीर के तापमान में विनियंत्रित करने के लिए स्वेदन महत्वपूर्ण है। सामान्यतः निषेचन होता है, तो निषेचन की क्रिया जो है वो कहाँ पर होती है? गर्भाशय में होती है। एमनियोसेंटोसिस एक तरीका है जो बताता है भ्रूण के लिंग का, है ना। तो जनरली भ्रूण के लिंग का पता करने के लिए ये तरीका पता जो है वो किया जाता है, जिसे एमनियोसेंटोसिस कहा जाता है। एमनियोसेंटोसिस ही एक तरीका है जिसके द्वारा भ्रूण के लिंग का पता किया जाता है। मानव शरीर में रक्तचाप नियंत्रित होता है अधिवृक्क ग्रंथि से। तो रक्तचाप नियंत्रित करने के लिए अधिवृक्क ग्रंथियां आवश्यक हैं। यदि ये सही से काम करती हैं तो ठीक है, और नहीं करती हैं तो फिर जो है BP कम ज़्यादा होता है। जीवन रक्षक हार्मोन जो है उसको किस ग्रंथि से स्रावित होते हैं? तो एड्रिनल से जीवन रक्षक हार्मोन जो है वो प्रवाहित होते हैं या स्रावित होते हैं। मानव शरीर में किस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहते हैं? सारी दुनिया जानती है, अपन जरा छोटे से 6वीं क्लास से पढ़ते आ रहे हैं। प्यूज ग्रंथि मास्टर ग्रंथि कहलाती है। सबसे छोटी ग्रंथि को पिट्यूटरी ग्रंथि कहते हैं। और गर्भाशय में शिशु के विकास की जानकारी हेतु किसका प्रयोग होता है? तो हम अल्ट्रासाउंड कराते हैं, है ना। डॉक्टर कहता है ना जाके भैया जाके सोनोग्राफी कराओ, तो अल्ट्रासाउंड एक UV टेक्निक होती है, इसमें ये चेक किया जाता है। भ्रूण के विकास के लिए किस अंग के द्वारा खाद की पूर्ति होती है? तो बीजांडसन के द्वारा खाद पूर्ति होती है। स्त्रियों की नसबंदी को कहा जाता है ट्यूबेक्टोमी। तो जो ट्यूबेक्टोमी होती है वो स्त्रियों की नसबंदी को नाम है, इसको कहा जाता है। गाय और भैंसों के थनों में दूध उतारने के लिए किस हार्मोन की सुई लगाई जाती है? तो ऑक्सीटोसिन जो है वो एक हार्मोन है, इसे लगाया जाता है जिससे उनके हार्मोनों से जो है दूध उतरने लगता है। थायराइड ग्रंथि से थायरॉक्सिन स्रावित करने के लिए उत्तेजित करने वाला अंतःस्रावी हार्मोन कौन सा है? तो TSH। थायराइड ग्रंथि से थायरॉक्सिन स्रावित करने के लिए उत्तेजित करने वाले अंतःस्रावी हार्मोन है TSH। मायोग्लोबिन में कौन सी धातु होती है? तो वो होती है तांबा। एक वयस्क पुरुष के लिए सामान्यतः हीमोग्लोबिन की मात्रा प्रति 100 ml रक्त में 5 ग्राम होती है। मतलब 100 ml खून में 5 ग्राम 100 ml खून में 5 ग्राम क्या होना चाहिए? हीमोग्लोबिन होना चाहिए। ठीक है। मानव शरीर का सामान्यतः तापमान जो है वो 9 डिग्री सेंटीग्रेड तक हो सकता है सामान्यतः। किस शारीरिक प्रक्रम से प्रोथ्रोम्बिन का संबंध है? तो वो है रक्त जमाव। तो भैया देखो इधर तक के चैप्टर को मैंने पूरा कर दिया। ये
कंटिन्यूसली इस वीडियोस रहेंगे, मतलब ये कम से कम 2 से 3 हज़ार क्वेश्चन हैं, थोड़े थोड़े करके पढ़ो। सारे क्वेश्चन एक साथ करेंगे तो आप बोर हो जाएंगे, इसलिए आप ये 4-4 6-6 पन्ने रोज लो। आने वाले 60 दिनों का पेपर है, खटाखट काम हो जाएगा। आगे से थोड़ा और बढ़ाएंगे, थोड़ा और बढ़ाएंगे, और फिर लास्ट में एक बड़ा सेशन देंगे। तो चलिए बने रहिए हमारे साथ। इस वीडियो को करते हैं यहीं समाप्त। मिलते हैं जल्दी। जय हिंद, जय भारत। सेशन 2 में।